क्योंकि आपके गद्दार आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो जब तक नहीं भौंकेंगे, जब तक कुछ करने की आपको युक्ति नहीं उनके दिमाग में सूझेगी, जब तक उनको ये फील नहीं होगा कि अब मेरी सत्ता जा रही है या फिर हमारी बाट लग रही है या एक जन सैलाब हमारे खिलाफ डंके की चोट पर खड़ा हो गया है। तो सब जगह के लोग जब एक जगह इकट्ठा हो गए तब उन लोगों को पता चलेगा कि हमें वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम ही जा करके उनसे पूछे सवाल, ताकि वो लोग भी मजबूर हो जाए बोलने के लिए, क्योंकि बापू केवल हमारा एक सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बापू पूरे समाज की मांग। तो आप थोड़ा सा बताइए कि लोग सोचते हैं कि चलिए हम सच उजागर करना चाहें बापूजी के लिए, तो भैया आपने कोई बहुत बड़े बड़े पकौड़े तले होंगे तब आप इतना कर पा रहे हो। तो मैं इस बात पर ज़रूर जोर देना चाहूँगा कि हमको सभाओं का आयोजन तो करना है और सोशल मीडिया से प्रयोग करते हुए उस बात को उन तक पहुँचाना है। उस सवाल जवाब के साथ आज हम जन संवाद प्रोग्राम में फिर से आए हैं और आज हमारे बीच मंच लगा हुआ है। बड़े खास मेहमान हैं आज हमारे बीच में। हम आपको बता दें कि आप अक्सर वीडियो देखा करते होंगे, आज हमारे बीच में हैं नीलेश जी। आज वापी की बात करें तो आज देख रहे कितनी भारी संख्या में महिलाएं आई थी। केवल वापी में नहीं, पूरे भारत भर की बात करें तो हर जगह पर आज बापू की रिहाई की मांग होती है। आज आपने देखा केवल 2 ही लोग थे कवरेज करने वाले, एक आपके चैनल से कवरेज हुई, मेरे चैनल से कवरेज हुई, बाकी कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मतलब ये बात जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो लोगों तक अभी तक भी नहीं पहुंच रही है। मतलब तो इसमें 2 चीज़ें आती है कि भाई आपको एक, जैसे आप बापूजी के तमाम कंटेंट को दिखाते हैं तो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि बापूजी का चेला है और इसको कुछ रुपया दे दिया गया होगा। भाई आपके पूर्वज हैं, आपकी भी संस्कृति है, आपके माँ बाप हैं, तो बापूजी ने आपको ऐसा क्या दिया कि जिस कारण से जो लोग एक कैटेगरी से आपको देखते हैं और उनका जो कर्तव्य है उसको अदा करने की वजह वो तुलना करके आपको छोड़ देते हैं कि तो बापू का चेला है और बापू के लिए ही करेगा। लेकिन बापू के जो समाज उत्थान के कार्य है, आज आदिवासी क्षेत्रों में जैसे बहन ने बात की धर्मांतरण की, तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैं दीपावली पे उड़ीसा विस्तार में गया था, तो वहाँ जहाँ 70 सालों में कहीं हिंदूवादी संगठन नहीं पहुँचा, आज हिंदूवादी संगठन बोलते हैं कि हमारी शाखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आज तक वहाँ कोई हिंदू नहीं पहुँचा। तो वहाँ ग्राउंड लेवल पे बापू के भक्त जो काम कर रहे हैं, मतलब तो वास्तव में वो लोगों को देखना चाहिए। तो मेरे को भी लगा कि वास्तव में जो बापू जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य करते हैं, बापू की संस्था में जो 30 सालों से 25 सालों से जो लोग समर्पित है, उड़ीसा के अंदर मैंने एक कवरेज की थी, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर छोटा बच्चा आता है तब से उसको पढ़ाया जाता है, कॉलेज करके वो बाहर निकलता है, तब तक की पढ़ाई फ्री में। तो बापू के ऐसे भी सेवा कार्य चल रहे हैं। तो मेरा ये ऐसा मानना था कि ये समाज तक पहुँचे कि वास्तविकता क्या है, मतलब बापू की सच्चाई क्या है, इसलिए मैं एक कार्य कर रहा हूँ। मतलब अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि आप देखिए युवा हैं, आपके अंदर ये जुनून जागा, आपका वहाँ पर पैसा की बात अगर आती है तो क्या आपको पैसा मिलता है कहीं से क्या? नहीं, मैं मेरे खर्चे से ही जाता हूँ जी, मैं कहीं पे किराया भाड़ा नहीं रहता हूँ और मेरे खर्चे से ही मैं सेवा कार्य करता हूँ। क्योंकि आज तो मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँचती, मैं तो वो एरिया में भी गया हूँ जहाँ राशन की दुकानें भी अभी तक नहीं खुली है, जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँचती, वहाँ ये बापू के भक्त पहुँचकर उन गरीब लोगों की सेवा करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों कुछ बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, उनकी कुछ खासियत है। वो खासियत ये है कि इनका भी एक परिवार है, वो अपने परिवार को भी चलाते हैं, फिर ये संत आसाराम जी बापू के तमाम कंटेंट को भी आप तक पहुँचाते हैं। इनके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी डिजिटल मशीनें नहीं हैं, ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने में सेवा करते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि लोग सोचते हैं कि चलिए हम सच उजागर करना चाहें बापूजी के लिए, तो भैया आपने कोई बहुत बड़े बड़े पकौड़े तले होंगे तब आप इतना कर पा रहे हो, तो आप कैसे कर पाते हो सेवा? ऐसा नहीं है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि मोबाइल तो हर किसी के पास होता ही है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो मेरे पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल है। तो हर कोई युवा है जो बापू से जुड़ा है, अगर बापू से नहीं जुड़ा है, जिनको हिंदू संस्कृति के लिए, धर्म के लिए अगर कुछ करना है, जैसे बापू के लिए कुछ करना है, तो उन लोगों को भी अपने क्षेत्रों के अंदर जाकर जो बापू के सेवा कार्य होते हैं और जो बापू की सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए मोबाइल के द्वारा। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो ये सब के द्वारा बापू की सच्चाई लोगों तक रखनी चाहिए हर किसी को। दोस्तों एक बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस मंच में नीलेश जी आए हुए हैं, मैं शुद्ध शब्दों में बोलना चाहूँ कि आप हैं, कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे कि जो बहुत ही कट्टर हैं सच को उजागर करने के लिए, लेकिन आज उसी कट्टरता
और सच्चाई के पथ में चलने का एक अंश है नीलेश जी, कि इन्होंने देखा अत्याचार को और अपने मोबाइल को लेकर चल पड़े और आज इस पोजीशन में चले कि आप देख सकते हैं सच को कैसे पहुंचा रहे हैं। आप भी फील करिए कि आप अपने क्षेत्रों में आप भी रहते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। आपका कोई साथ स्ट्रीम मीडिया ने दिया क्या? नहीं, कोई नहीं जी, आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया और प्रयास को जारी रखा। आज उनके कंटेंट सभी जगह जा रहे हैं। आज 8 मार्च को पूरे देश भर में यात्राएं निकली, लोगों ने यात्राएं निकाली। पिछले 9 साल से ये प्रकरण सतत चल रहा है, फिर भी आज उन्हीं सब्जेक्टों में ही बात होती है कि कहीं बापूजी के एविडेंस नहीं अच्छे सुने जा रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं, किसी को ज्ञापन दे के आ जाते हैं, फिर वो पता नहीं ज्ञापनों का क्या होता है, फिर कोर्ट कचहरी में एक अलग अलाप चलता है। आज जैसे हमने ज्ञापन दिया, इसको हमको छोड़ नहीं देना है। आज एक दिन हमने रैली की, इसको छोड़ नहीं देना है। मेरा ये कहना है कि ऐसे हमको 15-20 दिन, महीने में एक बार या इस तरह से हमें कई सारी जगहों पे भी जाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा और हमारी आवाज़ रखनी चाहिए और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अब हम सांसदों के पास जाते हैं, कई जगह पे कलेक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ पे वो लोग बोलते हैं अरे हमारा तो ये काम ही नहीं है, अब हमें ये सब क्यों दे रहे हो, आप जाइए कोर्ट में जा कर के मांग करिए। पर मेरा ये कहना है कि यह जो कोर्ट है, वहाँ पे जो जज बैठा है, उसको चुनने का अधिकार क्या हमें दिया गया है? हमें तो जो प्राइम मिनिस्टर है या तो जो हमारे एरिया के सांसद हैं, उन्हें चुनने का अधिकार है। तो हम तो आप ही से मांग रखेंगे ना कि भाई हमारी क्या मांग है, और उस मांग को आपको ही हम बोलेंगे कि आप इस मांग को पूरा करो। हम थोड़ी ना अभी कहेंगे कि जज को हमें, अगर हमको ये आप दे देते हो अधिकार कि जज को भी हम बिठाएं, हम ही नियुक्त करें या हम ही वोट दें, तो हम उनको बोल सकते हैं जा कर के कि आप हमारी इस तरह की, पर आप ही लोग जज को बिठाते हैं, आप ही सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज भी आपके लिए काम करता है। रात को 2 बजे आप चाहो तो आपकी सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है इस देश की। तो एक संत जो इतने दिनों से प्रताड़ित किए जा रहे, इतने वर्षों से जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक लड़की जो ये कह रही है कि पूज्य गुरुदेव ने उसके साथ ये किया वो किया, पर मैं यह कहती हूँ आप लोग मेडिकल एविडेंस चेक करिए, आप लोग सारे एविडेंस कि वो लड़की अब है कहाँ की, उसने केस कहाँ दर्ज किया है। तो अगर मुझे आज कहीं पे जाना है, मैं नॉर्मल एक व्यक्ति हूँ, मेरी खुद की एक बात कर लूँ नॉर्मल, तो मुझे एक केस दर्ज करना है, तो मैं वापी का, अगर म्यूनसिपाल्टी का केस होगा सपोज़ वापी 4 रास्ता का, तो उसको मैं वापी के दूसरे डुंगरा के पुलिस स्टेशन में नोट नहीं करवा सकती हूँ, वहाँ पे नोट भी नहीं होती है। अगर मेरे पे कुछ भी हो गया ना, तो मुझे उसी पुलिस स्टेशन में जा कर के नोट कराना पड़ेगा। पर बापूजी के केस में हम देख रहे हैं कि लड़की किसी और जगह की है, उसके साथ वारदात कहीं और होता है और वो जाकर के कहीं और कंप्लेंट दिखाती है। बापूजी ने धर्मांतरण रुकवाए हैं, बापूजी ने आज देश के अंदर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविकता में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण क्या थे। वहाँ छोटे छोटे गाँव में बापूजी गए हैं, धर्मांतरण, लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, लोग लव जिहाद करके, और मुस्लिम में हमारी कई सारी बहनें फिसल गई, और इन सबको चारित्रवान गुरुजी ने बनाया, संयमी गुरुजी ने बनाया, और उसके बावजूद गुरुजी को अंदर रखा है। तमाम बातों में ये दर्द है। आज पूरे देश भर में ज्ञापन दिए गए, सबको ज्ञापन दिए गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि 450 जिले, उसमें तहसील, गांव और जिले लेवल में जितने भी लोग हैं, सांसद, विधायक, उनके पास ज्ञापन गए, कलेक्टर को ज्ञापन गए, और कलेक्टरों ने उसको देखा, और किसी ने बोला कि हम ऊपर पहुंचा देंगे, किसी ने बोला कि ठीक है 2 दिन बाद देखते हैं, फिर बाद में पता चला कि वो कचड़े के डब्बे में चला गया, और आश्वासन दे दिए। कईयों ने तो ये तक सुनने को हमको मिला कि भाई हम क्या करें, हम भाई सरकार तो है नहीं, और जो सरकार के माई बाप हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो बात को समझते नहीं हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बात को टाली जा रही है। कि पूरे भारत भर में कार्यक्रम हुए, आपने भी बताया कि पूरे भारत में कार्यक्रम हुए, लेकिन दबाव कब बनेगा? जैसे आपने बताया कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमें वोट की आवश्यकता नहीं है। दबाव तब बनेगा कि सब लोग जब एक जगह पर इकट्ठा होकर एक जगह पर कार्यक्रम करेंगे, तब जाके उनकी आंखें खुलेगी। क्योंकि आज क्या देख रहे हैं कि आज पूरे भारत भर में कार्यक्रम हुआ, यहाँ भी हजारों की संख्या में हुआ, सूरत, अहमदाबाद, मतलब पूरे भारत में। तो सब जगह के लोग जब एक जगह इकट्ठा हो गए, तब उन लोगों को पता चलेगा कि हमें वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। एक तो जी, जहाँ तक मैंने आज तक अनुभव किया है इतने वर्षों में, लगभग पूज्य बापूजी के सेवा कार्य जो निरंतर गतिमान हो रहे हैं,
इन सेवा कार्यों में बापूजी ने जो भी हमको सेवा कार्य का एक शस्त्र के माध्यम से कहें या उन सेवा कार्यों का दिव्यास्त्र को कहें, कोई भी हम माध्यम ले सकते हैं, पर वो सेवा कार्यों के माध्यम से हम जनता को लाभान्वित कर सकते हैं। जहाँ दबाव बनाने की बात आती है वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की आती है कि जैसी हमारी मांग बापूजी की है, हमें चाहिए हमारे गुरुदेव, ऐसे भारत के हर व्यक्ति की मांग कैसे बनेगी। ये मांग सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए। बापूजी से जितने लोग दीक्षा लिए हैं उनको ही लाभ मिलता है, ये मैं कभी नहीं मानता हूँ। बापूजी से लाभ लेने वाले पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व है। और बापूजी से लाभ इनको यदि मिलता है, पर उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि बापूजी यदि हमारे बीच यदि नहीं है तो उससे जनता को क्या नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को भारतवासी को ही नहीं, विश्व के हर नागरिक को समझना चाहिए कि बापूजी जैसे महान संत के हमारे बीच न रहने से हमको क्या नुकसान हो सकता है। उनकी तड़प ये जगानी आवश्यक है। और ये तड़प कैसे जग सकती है? तो ये बापूजी के शिष्यों के माध्यम से ही ये जग सकता है। और ये छोटे छोटे लेवल पर, जैसे हम यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आज की इन घटनाओं के विषय में जाता हूँ। 8 मार्च महिला दिवस के निमित्त रैली, ठीक है, हम पूरे विश्व भर में, भारत भर के अलग अलग क्षेत्रों में बहनों ने रैली का आयोजन किया। अब उन रैली में हम भी गए थे। कल कलेक्टर जो वलसाड़ के कलेक्टर थे उनके पास रखे, उसने जो कलेक्टर थे उसने चर्चा किया, ठीक है मैं ऊपर पहुँचा दूँगी, उसकी बात पूरी हो गई। लेकिन वहाँ पर उसके चित्त में ये दबाव नहीं पड़ा, उसके मन में ये दबाव नहीं पड़ा कलेक्टर के कि इसकी बात को मुझे वास्तविक रूप से इनके तरफ से मुझे प्राथमिकता देते हुए बात पहुंचानी चाहिए। उसके दिल में ये आग नहीं लगी, उसके दिल में ये भाव नहीं जगा कि इन लोगों को वास्तव में तकलीफ है और इस तकलीफ को दूर करने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। तो जो दर्द बापू के साधकों का है, वो दर्द भारत के हर नागरिक का दर्द बनना चाहिए। और वो दर्द बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आज हम हर साधकों को विचार करना चाहिए। अरे दूसरों की बात हम दूर कहें, हम लोग कहते हैं करोड़ों की संख्या में हम साधक हैं, हमारे अंदर ही क्या इतना दर्द है कि बापू के बिना हमारी ज़िंदगी चल सकती है? हमारे अंदर वो तड़प तो होनी चाहिए कि बापू के बिना हमारा नहीं चलेगा। मुझे आज भी याद है, हमारे पूज्य गुरुदेव कभी भी अनशन पर बैठने नहीं देते हैं। लेकिन आप खाली 2 दिन अनशन करके देखिए, तुरंत बापूजी का, चाहे सूक्ष्म रूप से कहें, आध्यात्मिक रूप से कहें या व्यवहारिक रूप से कहें, बापू खुद तड़प उठते हैं कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। ऐसे करुणामय हृदय। सिर्फ बापू के साधकों की बात नहीं है। यदि कोई वहाँ जहाँ जोधपुर में रहते हैं, जेल में कैदी भी कोई भूखा मरता है तो भी पूज्य बापूजी का हृदय दुखित हो जाता है। तो हम सब साधकों का हृदय बापूजी के लिए तड़पता क्यों नहीं? सबसे पहले तो हमारी जो ताकत है साधकों की, उस ताकतों को संगठित करने के लिए जो हमारे सेवा कार्यों को हमने माध्यम बनाया है, उन माध्यमों से हम छोटे छोटे कार्यक्रम, जो अलग अलग गाँव में, गलियों में जो सभाएं हो रही हैं, जो हमारे अंदर जो पूज्य बापूजी को जल्दी बाहर लाने की जो तड़प है, वो तड़प हम संगठित होकर हमारे साधकों के बीच वो तड़प बढ़ानी है। वही तड़प क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तड़प बढ़ता है। सिस्टमेटिक ढंग से यदि हमारा साधक परिवार संगठित होता है और साथ में अपने दूसरे हिंदू भाइयों को भी इसमें जोड़कर आगे बढ़ते हैं, और जब ये आगे बढ़ते हुए हम कार्य करने के लिए जब जाएंगे क्षेत्र में, जब हमारी मांग पूज्य बापूजी के लिए होगी, तो मैं आपको एक सिंपल से शब्दों में बता देता हूँ। सरपंच का चुनाव होता है गाँव में। सरपंच का जब चुनाव होता है ना, तो वहाँ का सरपंच गांव के हर व्यक्ति के पास जाता है कि मुझे वोट चाहिए। किसी को पता चलता है ना कि इसके साथ में 50 लोग जुड़े हुए हैं, तो सरपंच जो उम्मीदवार होता है उसके पास जाके आता है, बोलता है भाई तेरे पास 50 वोट हैं तो मुझे 50 की ज़रूरत है। हम ये दिखाएं तो सही कि हमारे पास कितने लोग हैं। हमें विश्वास के साथ में हम ये नहीं कह सकते हैं। आज मैं दावे के साथ में यदि ये कह दूँ कि मेरे साथ 50,000 लोगों का वोट है, तो कल के डेट में यदि वहाँ पर चुनाव की घटना आती है, सबसे पहले वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो मेरे से संपर्क करेंगे कि आपके पास में इतने वोट हैं तो वो कहाँ जाने वाले। मैंने इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया है, और आज की समस्याओं में यदि हम देखने जाएं तो छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं या उस क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ पर हम अपने लोकल स्तर पर जब इन सभाओं का आयोजन करेंगे, चाहे जन जागरण सभा कहिए या जो भी सभा कहें, लेकिन हम अपनी बातें रखने का एक सभाओं का आयोजन करेंगे। उन सभाओं के माध्यम से हमारी बात उस लोकल जनता तक गई। जनता के बाद में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि यदि उसमें सोशल मीडिया, मान लीजिए जनप्रतिनिधियों को रोक दिया उन्होंने, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लोगों के माध्यम से हम उस बात को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप हमको जाते जाना है। छोटे छोटे इलाके चाहे जहाँ पर भी हों, वहाँ की चाहे
नगर पालिका के सदस्य हों या वहाँ के जो चुनिंदा चेहरे हैं, उन चेहरों को हम यदि एक स्टेज पर खड़े करते हैं, एक जगह पे हम बिठाते हैं, उनसे हम अपनी बातें रखते हैं, अपनी सच्चाई चाहे दस्तावेज के माध्यम से, जिन भी माध्यम से हम अपनी सच्चाई रखते हैं, और यदि उस सच्चाइयों को मानने के लिए वो तैयार होते हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग उस सच्चाई को मानने को तैयार होंगे, और इस माध्यम से धीरे धीरे ये इस तरह की एक लहर फैलेगी कि वो जागरण उनके माध्यम से उनके ऊपर के आकाओं तक पहुँचेगा। तो मैं इस बात पर ज़रूर जोर देना चाहूँगा कि हमको सभाओं का आयोजन तो करना है और सोशल मीडिया से प्रयोग करते हुए उस बात को उन तक पहुँचाना है। मतलब कि आज छोटे छोटे संगठनों पे काम हो रहा है। आज वापी की बात करें तो आपने देखा काफ़ी भारी संख्या में, मतलब हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई थी। सूरत कहो, अहमदाबाद करो, मतलब पूरे भारत भर में मांग उठी, लेकिन यही मांग मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो, मतलब और एक प्रेशर बने। जैसे किसान आंदोलन की बात करें तो किसान भी एक जगह पर इकट्ठा हुए और डटे रहे आखिरी तक, तब उनकी मांगे मानी गई, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। तो बापू के भक्त भी अभी आने वाले दिनों में जैसे 5 या 3 या 4-5 राज्यों में चुनाव होंगे, जैसे गुजरात है, MP है, छत्तीसगढ़ है, तो इन चुनावों के पहले बापू के भक्त एक जगह पर इकट्ठा हो और एक मांग करे, तब उन लोगों को पता चले कि नहीं, हमको बापू के वोट की जरूरत, बापू के भक्तों की वोट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो लोगों को एक संगठन बनाकर एक जगह पर एकत्रित होना है। तो भले आप छोटे पैमाने पर, मतलब आज पूरे भारत भर में रैली हुई, तो भले आप भारत भर के लोगों को मत इकट्ठा करो, गुजरात के अमुक लोगों को एक जगह इकट्ठा करते तो ज़्यादा प्रेशर बनता। क्योंकि आज देख रहे आवेदन पत्र दे रहे हैं, कलेक्टर जी ले भी रहे हैं, पहुँचाएंगे, लेकिन वो पहुँच नहीं रहा है। और ऊपर भी उन लोगों को भी पता है कि बापू के भक्त आज भी इतनी पैमाने पे है, लेकिन जब वो लोग इकट्ठा होंगे, आज तक देख रहे हैं हम आप कि कार्यक्रम हो रहे, आयोजन हो रहे, बापू जेल जाने के बाद कोई कार्य रुका नहीं, तेजी से हो रहा है। लेकिन जो संगठन उन लोगों को दिखाना चाहिए, मतलब शक्ति उन लोगों को दिखानी चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगी कि देखिए, हम ज़मीनी लेवल पर तो काम कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम काम कर रहे हैं, अपने स्टेटस वगैरह पे हम शेयर ज़रूर करें इस बात को, पर इसके साथ में हम ऐसे हिंदू संगठनों के पास भी जाए जो कहते हैं कि हम हिंदू संगठन हैं, हम इसके लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, तो उनको भी जाके बताइए, भाई आप लोग भी हमारा क्यों साथ नहीं दे रहे। हमारे बापू ऐसा तो क्या दूसरा प्रचार कर रहे हैं, हमारे बापूजी भी तो आज तक हिंदुत्व का ही प्रचार किए, सनातन संस्कृति का ही प्रचार किए। तो हम ही जा कर के उनसे पूछे सवाल, ताकि वो लोग भी मजबूर हो जाए बोलने के लिए, क्योंकि बापू केवल हमारा एक सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बापू पूरे समाज की मांग है। जी, मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अब हर गांव में, हर गली में हमारे साधक हों या हिंदुत्व की जो सुरक्षा चाहते हैं, उनको संस्कृति रक्षा सभा का आयोजन करना चाहिए। भले 4 लोग हों, और इसका नाम दे दें संस्कृति रक्षा सभा, और उसमें संस्कृति से संबंधित सारी चीज़ों का चर्चा करते हुए अपने विचारों को समाज में परोसें, और उनका समाज का विचार भी जानकर अपने विचारों को संस्कृति की सुरक्षा में जोड़ते हुए पूज्य बापूजी के सेवा कार्यों को उसमें जोड़ें, क्योंकि बापूजी का सेवा कार्य व्यक्तिगत बापूजी का है ही नहीं, संस्कृति सुरक्षा का ही है। तो बापूजी के सारे सेवा कार्यों को संस्कृति रक्षा सभा में उसकी चर्चा करें, और संगठित होकर फिर छोटे छोटे कस्बों से होते हुए जिलों तक जाएं, जिलों से होते हुए राज्य स्तर तक जाएंगे। फिर जो हमारा आज चर्चा का उद्देश्य था, एक जगह पे संगठित होना, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ये समझ लीजिए कि बापूजी के लिए करना मतलब कुछ आप चाहते हैं तो देश को आज़ाद कराने के बराबर है। मतलब बापू को अत्याचार के लिए लड़ना देश को आज़ाद कराने के बराबर है। आप उस भूमिका में आ जाइए कि यहाँ पर आपके शत्रु कौन है, आपके हितैषी कौन है, फिर आपको किस बेसिस पे वर्क करना है वो भी आप दिल और दिमाग में सोच लीजिए। दूसरा, जो मैंने ज़मीनी लेवल में बातें बताई कि आप 4 लोग हो तो वहीं से ही काम करना चालू करें, अपनी फेसबुक को जैसे भी यूज करते हैं अपने सच्चाई को इस्तेमाल करना चालू करें, बोलना चालू करें, क्योंकि आपके गद्दार आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो जब तक नहीं भौंकेंगे, जब तक कुछ करने की आपको युक्ति नहीं उनके दिमाग में सूझेगी, जब तक उनको ये फील नहीं होगा कि अब मेरी सत्ता जा रही है या फिर हमारी वाट लग रही है या एक जन सैलाब हमारे खिलाफ डंके की चोट पर खड़ा हो गया है। समझ रहे हैं ना, डंके की चोट पर खड़ा हो गया है। यहाँ पर आपको लठ हो जाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम से कम अपने विचार के माध्यम से तो व्यापकता लाइए, और उसका माध्यम अभी तक तो है। आने वाले समय में जल्द ही ये लोग उस पर भी पाबंदी लगाएंगे, लेकिन इसका भी लाभ उठा ही लीजिए। और दोस्तों, बहुत चर्चाएं हुई, बड़ा सार निकला। ऐसी डिबेटें थोड़ा बड़ा, इस चर्चाएं खुद ही बड़ी हो जाती हैं, 30 मिनट की वीडियोस बन जाते हैं, लेकिन आप इसे शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि इसे शांति से सुनेंगे तो जो हमारे लोगों के माध्यम से मंथन हुआ है, ये 4 दूसरे लोगों तक शेयर करने के बाद और भी लोग मंथन करेंगे तो इसका चैन बनेगी और एक बड़ा आउटपुट आएगा। तो दोस्तों, इस समय हमारे बीच जो मेहमान बैठे हुए हैं, सबसे हम विदा लेते हुए और आपसे भी हम
आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो के लिए। अब फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। नीरज जी आज हमारे साथ रूबरू हुए, फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।